सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। एमसीक्यू अर्थात कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप अपने करंट अफेयर्स के लेवल को चेक कर सकते हैं। यह पता कर सकते हैं कि आखिर जो भी आप करंट अफेयर्स के वीडियो डेली देखते हैं, जो आप नोट्स बनाते हैं, यदि इन्हीं वीडियो या नोट्स से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनेंगे जिसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप उनका उत्तर देने में कितना सक्षम हो पाएंगे। अर्थात इससे पता चलता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी टॉपिक पर कमांड कितना है। और यह जो पूरा सेगमेंट है साप्ताहिक एमसीक्यू का, यह प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यह बताता है कि क्या क्या अभी सुधार करने की गुंजाइश है, कहाँ पर हमें ध्यान देने की गुंजाइश है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, ऑयल स्लीक को निम्न कथनों में से कौन सा कथन सबसे सटीक व्याख्यायित करता है। अब आपको बताना है। पहला विकल्प, तेल के टैंकर का टकराकर उसमें रखे तेल का समुद्र में फैलना। दूसरा विकल्प, उच्च घनत्व के तेल का समुद्र में एकत्रित हो जाना। तीसरा विकल्प है, तेल रिसाव के बाद तेल की एक पतली परत का निर्माण हो जाना। चौथा विकल्प है, तेल रिसाव के बाद तेल के बड़े और मोटे खंडों का विकास होना। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑयल स्लीक की घटना को सबसे सटीक व्याख्यायित करता है। सभी स्टेटमेंट मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई एक है जो सबसे अच्छा व्याख्यायित करता है। आई होप आप इसको बहुत देर से देख रहे हैं, आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। यदि आपने आंसर डिसाइड किया है सी, तो बिल्कुल सही है। तेल रिसाव के बाद जब तेल की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है ऑयल स्लीक की घटना। अर्थात जितना भी ये सी लेवल का पोल्यूशन होता है ऑयल स्प्लिट से संबंधित, अर्थात तेल रिसाव से संबंधित, उसी में ऑयल स्लीक की घटना, हम उस संबंधित घटना को कहते हैं जिसमें तेल के रिसाव होने के बाद एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। मोटी परत अगर होगी तो उसको हम ऑयल स्लीक की घटना नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर सी विकल्प क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद जो तेल रिसाव की समस्या है, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है, और वह है, तेल रिसाव की समस्या के समाधान के संदर्भ में स्कीमर्स क्या होता है। अब आपको बताना है। ये जो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी ही आपसे काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको बताना है। पहला है, यह बड़े बड़े अवरोध होते हैं जो तेल को एकत्रित कर उसे जल से ऊपर उठाते हैं। दूसरा विकल्प है, तेल की सतह से फेन या झाग हटाने की प्रक्रिया है स्कीमर्स। तीसरा है, तेल का अवशोषण करने वाले पिंड को हम स्कीमर्स कहते हैं। चौथा है, तेल की परत को जलाने की प्रक्रिया को हम स्कीमर्स कहते हैं। आई होप आपने आंसर अपना डिसाइड कर लिया होगा। टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया था। तो अगर आपने आंसर डिसाइड किया है बी, तो बिल्कुल सही है। अर्थात अगर ये तेल की जो सतह होती है उस पर जो झाग बन जाता है, उस पर जो बबल्स बनते हैं, फेन बनते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया है। अगर आप जो है कि पहला विकल्प देखें कि जो यह लिखा हुआ है, यह बड़े बड़े अवरोध होते हैं जो तेल को एकत्रित कर उसे जल से ऊपर उठाते हैं, इस क्रिया को बोला जाता है बूम। वहीं अगर सी विकल्प देखें, तेल का अवशोषण करने वाले जो पिंड होते हैं उनको सॉर्वेंटस बोला जाता है। वहीं जो डी विकल्प है, तेल की परत को जलाने की प्रक्रिया, इसको
उसको नियंत्रित दहन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जो बी है वह क्या है आपका, वही है आपका स्कीमर्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, कुछ समय पहले ऐसे जीवाणुओं का पता लगाया गया था जो रिसाव में फैले तेल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं का पता किस ट्रेंच में लगाया गया था? देखिए है तो ये ट्रेंच क्या है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन देखिए इसी में क्या हुआ, इन्वायरमेंट और जो है कि साइंस के इनपुट्स आ गए तो ज्योग्राफी और साइंस सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार के प्रश्न बनते भी हैं। तो आप डिसाइड आपको यह करना है कि आखिर यह किससे संबंधित है। विकल्प है आपके पास टोंगा ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच, सी है जापान ट्रेंच और चौथा है मेरियाना ट्रेंच। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। बहुत ईजी प्रश्न है, मैंने इसको बताया भी था और मैंने कहा भी था कि ये जो ट्रेंच है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है डी मेरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी जो ट्रेंच है। इसी में ऐसे जीवों का पता लगाया गया है जो तेल रिसाव में होने वाले तेल को भोजन के रूप में उपभोग कर सकते हैं, अर्थात तेल रिसाव की समस्या को यह समाधान कर सकते हैं अगर इस प्रकार के जीव ज्यादा। खैर अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वो है, एमबी बाकुसियो हाल ही में चर्चा में था, क्या है? तो एमबी बाकासियो क्या है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है, ए युद्धक विमान, बी है मिसाइल, सी है लद्दाख क्षेत्र में चीनी टैंक, डी है जापानी पानी का जहाज। अब आपको बताना ही, बहुत अच्छी प्रश्न है। अभी आपको इजी लग रहा होगा, आगे देखिएगा बहुत टफ प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन ये जो इजी लग रहे हैं प्रश्न इसमें ह्यूमन एरर खूब होता है। आप पीटी का पेपर उठा के देखिएगा, आपको इस प्रकार के प्रश्न बहुत मिल जाएंगे। तो देखिए आपके पास विकल्प क्या है, युद्धक विमान है, मिसाइल है, लद्दाख क्षेत्र में चीनी टैंक है, या फिर जो है कि ये पानी का जहाज है। तो ये आसानी से अगर हम इसको समझें तो ये पानी जहाज है, जो आपको पता है अभी जो है कि फंस गया था, इसी की वजह से तेल रिसाव की समस्या आई थी। अच्छा थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि तेल रिसाव की समस्या किस जो है कि देश के ऊपर आई थी, कहाँ पर यह जो है कि जापानी जो पानी का जहाज है वो खड़ा था और उसमें जैसे गैस तेल का रिसाव हुआ और तेल के रिसाव की वजह से समुद्री प्रदूषण बढ़ा है। ये थोड़ा मुझे देश का नाम बताइए, एक प्रश्न ये भी आपके लिए है। खैर अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, साल्मोनेला बैक्टीरिया निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती, अर्थात साल्मोनेला बैक्टीरिया से कौन निम्न में से कोई एक ऐसी बीमारी है जो इससे संबंधित नहीं है। ए विकल्प है सीने में दर्द, बी है टाइफाइड, सी है मल से खून आना, डी है डायरिया। आई होप आपके लिए काफी इजी प्रश्न होगा, इस पे मैंने बात की थी, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। अगर आपने आंसर डिसाइड किया है ये सीने में दर्द तो बिल्कुल सही है। टाइफाइड में इसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और जो है कि कई तरह के आपको थकावट आते, बुखार आता है, ये इसमें है। मल से खून आना भी साल्मोनेला बैक्टीरिया का सिम्टम्स है। डायरिया में उल्टी और दस्त जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी जो बी सी डी हैं ये सभी घटनाएं साल्मोनेला बैक्टीरिया से हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि अमेरिका और कनाडा वाले एरिया में साल्मोनेला बैक्टीरिया का आउटब्रेक हुआ है और उसमें मैंने बताया था। तो ये जो लक्षण थे इसमें ये जो सीने का दर्द है ये संबंधित नहीं है। यही देखिए जब आप किसी टॉपिक को जान लेते हैं ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है, और नहीं जानते तो आपको लगता है कहां से प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न है वो है, इजराइल को मान्यता देने वाला और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश कौन था? प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि पहला मुस्लिम बहुल देश कौन सा था जिसने इजराइल को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। विकल्प है ए मिस्र, बी विकल्प है जॉर्डन, सी है सीरिया और डी है तुर्की। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो है आंसर है वह है डी तुर्की, अर्थात वही तुर्की जो इस समय हुए यूएसए और जो है कि इजराइल और यूएई के समझौते को नकार रहा है, कह रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ यह धोखा है। यही तुर्की था जिसने सबसे पहले इजराइल से क्या किए थे, राजनयिक संबंध बनाए थे। ऐसा देश मतलब वह देश जो मुस्लिम बहुल देशों की कैटेगरी में आते हैं। ओवरऑल सभी देशों में हम नहीं शामिल करेंगे, लेकिन हाँ पहला मुस्लिम बहुल देश कौन सा था, तुर्की था। अगला प्रश्न वो है, अब्राहम एकॉर्ड का संबंध निम्न में से किन देशों के मध्य से है, किन देशों से है, यह आपको बताना है। अब्राहम एकॉर्ड काफी चर्चा में था, मैंने भी इस पर
बात की थी। तो पहला विकल्प है ईरान और चीन, दूसरा विकल्प है इजराइल और यूएई, तीसरा विकल्प है पाकिस्तान और मलेशिया, चौथा है सऊदी अरब एवं कतर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा, जल्दी में आप बहुत गलती करते हैं। कई बार आप मुझे बताते हैं कि सर वो प्रश्न आ रहा था जल्दी में। तो इस तरह से हमें करना क्या है, हमने अपने ह्यूमन एरर को कम करना है, टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है पेशेंस के साथ सुनिए। अगर आपने आंसर डिसाइड कर लिया है बी इजराइल और यूएई तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है JCPOA अर्थात जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का अस्तित्व, यह जो है कब अस्तित्व में आया था ये आपको बताना है। JCPOA कब अस्तित्व में आया था ये बताना है। कोई इन्हीं में से 4 जो विकल्प हैं इसी किसी वर्ष में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सामने आया था और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और ये है पहला जो, अगर आपने विकल्प चुना है 2015 तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में क्या था, सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, जर्मनी भी था और यूरोपीय यूनियन भी था, जिसको हमने बताया था P5+1 नेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। और इसके तहत क्या किया गया था, ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। चूंकि आगे प्रश्न उससे जुड़े हैं इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँ। तो कुल मिलाकर ये कब अस्तित्व में आया था, यह आया था वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2015 में ईरान पर लगाए गए हथियार हस्तांतरण अर्थात खरीद बिक्री प्रतिबंध की अवधि कब समाप्त हो रही है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है अक्टूबर 2020, दूसरा विकल्प है नवंबर 2020, सी है दिसंबर 2020 और डी है सितंबर 2020। देखिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इधर से उधर है, सितंबर बाद में है, अक्टूबर ऊपर लिख दिया गया है। तो आप ध्यान देके और बताइए आखिर क्या आपका आंसर होगा। यदि आपने आंसर डिसाइड किया है ये अक्टूबर 2020 तो बिल्कुल सही है। 18 अक्टूबर 2020 को इसकी अवधि पूरी हो रही है और इसी के कारण जो है कि सऊदी अरब या यूएई बहुत से देशों ने अभी संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर कहा था कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया तो ईरान जो है कि हथियारों की खरीद बिक्री करके मध्य पूर्व में अशांति पैदा कर सकता है। आई होप आप इस पूरे टॉपिक से परिचित होंगे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है दौलत बेग ओल्डी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। कोई एक कथन है जो असत्य है उसी का आपको पता लगा देना है। पहला विकल्प, यह विश्व के सबसे ऊंचे हवाई पट्टी का यहाँ निर्माण किया गया। यह की कर लीजिएगा, यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। दूसरा, दारबुक स्योग दौलत बेग ओल्डी सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। सी विकल्प है इसके दक्षिण में गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट है। किसके दक्षिण में, दौलत बेग ओल्डी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो जब ऐसा कुछ हो इसके संदर्भ में तो मतलब जो प्रश्न लिखा है तो दौलत बेग ओल्डीज के दक्षिण में गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट है, यह प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला जो विकल्प है, यहाँ हाल में भारत चीन के मध्य हुए मुख्य रूप से डेप्सांग मैदान में चीन द्वारा निर्मित स्थायी अतिक्रमण रोकने के लिए वार्ता हुई थी। अर्थात इस स्टेटमेंट का कहना यह है कि हाल ही में भारत चीन के मध्य एक वार्ता हुई थी जिसमें यह मुख्य यह था कि डेप्सांग मैदान में चीन ने जो इस स्थायी अतिक्रमण किया है, जो निर्माण किया है उसको रोका जाए, इस पर बातचीत हुई। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यह आपका जो डी विकल्प है गलत है। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत चीन के बीच हाल ही में वार्ता हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और इसमें यह भी हुआ था कि जो है कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण स्थायी नहीं। अर्थात जो डेप्सांग जो मैदान है इस क्षेत्र में क्या हो रहा था, जब इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने जाती थी तो चीन की आर्मी उसको रोक देती थी। इस पर बातचीत हुई, ना कि वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई स्थायी निर्माण जो है कि बना लिया गया। हालांकि कुछ लोग रिपोर्ट्स कह रहे हैं बना लिया गया है, लेकिन यह जो बैठक हुई थी उसमें यह बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें सिर्फ इतना था कि जो इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग डेप्सांग प्लेन वाले एरिया में करती है, चीन की आर्मी जो है वो रोकती है, गलत है, इस पर बातचीत हुई थी। तो डी विकल्प क्या है आपका गलत है, बाकी जो ऊपर के विकल्प हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है हाल ही में यूनेस्को द्वारा दिए गए सुनामी रेडी टैग से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प के कूट को चुनना है। अर्थात आपको जो है कि 2-3 विकल्प या सभी विकल्प सही हो सकते हैं, उनके कूट का चयन करना है। चलिए, पहला कथन है उड़ीसा के गंजम जिले के वेंकटरायपुर और नालिया शाही गांव को यह टैग दिया गया है।
दूसरा कथन है भारत हिंद महासागर क्षेत्र में यह टैग प्राप्त करने वाला पहला देश है। सी जो तीसरा विकल्प है वह है यूनेस्को की संस्था, यहाँ संख्या की जगह संस्था कर लीजिएगा, यूनेस्को की संस्था आईओसी द्वारा सुनामी रेडी पहचान पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन कौन से कथन क्या हैं सही हैं। तो देखिए अगर हम पहला कथन देखें तो इसमें दो गांवों का जिक्र किया गया है, दोनों गांवों को एक ही जिले का दिखाया गया है, गंजम जिले से। तो यह जो बेंकता रायपुर, यह जो आपका गांव है यह तो जरूर है गंजम जिले में, लेकिन जो नालिया शाही जो गांव है यह जगत सिंहपुर जिले में है। अर्थात जो गंजम जिले में लिखा हुआ है बेंकता रायपुर ये तो ठीक है, लेकिन नालिया शाही गांव का संबंध जगतपुर सिंह जिले से है। इस तरह से पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। तो आंसर आपका होगा जाएगा सी 2 और 3। और इस वजह से कि जो यह आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है कि सही में भारतीय हिंद महासागरीय क्षेत्र में इस प्रकार का टैग प्राप्त करने वाला भारत पहला देश और उड़ीसा उसका पहला राज्य, और उड़ीसा के यह जो दो गांव हैं यह पहले दो जिले हैं। और इसी की तरह यूनेस्को की एक संस्था है आईओसी द्वारा, उसी के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है इस्लामिक स्टेट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन या विकल्प का आपको चयन करना है। पहला विकल्प मोजाम्बिक के उत्तरी भाग में स्थित मेसिम्बाओ दा पेरिया पर कब्जा कर लिया है इन्होंने, एक इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में कहा जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य या खिलाफत राज्य का निर्माण करना है। तीसरा है सीरिया का बेगुज कस्बा इसके अधीन प्रत्यक्ष कब्जे वाला अंतिम क्षेत्र था। उसके बाद डी जो विकल्प है वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक प्रभाव लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा है जो 9 देशों में फैल चुका है। अब इसमें से क्या करना है, आपको कोई असत्य कथन है उसका पता लगाना है। तो ये सही बात है, मोजाम्बिक के उत्तरी भाग में मेसिम्बोआ दा पेरिया पर अभी इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था, मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था। और ये जो इस्लामिक स्टेट है इसका जो उद्देश्य है इस्लामिक राज्य खिलाफत राज्य का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। सीरिया का जो बेगुज वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है कि कुछ समय पहले हमने क्या किया था, इसको खाली करा लिया था। तो हम लोगों को लगा था कि हम लोग आईएसआईएस से अर्थात इस्लामिक स्टेट से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला नहीं, इसकी जड़ें तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। कई देशों में कई आतंकी संगठन इसके टच में हैं और इसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो है कि जो डी विकल्प है ये क्या है, गलत है। इसमें लिखा है लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा है, नहीं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लैटिन अमेरिका और सभी जगह थोड़ा बहुत तो है, लेकिन लैटिन अमेरिका के 9 देशों में बढ़ रहा है, यह गलत स्टेटमेंट है। अफ्रीका लिखा होता तो यह बात चल जाती। खैर इस तरह से हमें असत्य कथन चुनना था, डी हमें मिल गया। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, अंटार्कटिका संधि प्रणाली अर्थात अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपके पास एक देखिए सब में कॉमन क्या है, 1 दिसंबर, बस ईयर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर सही डिसाइड कर लिया है ए अर्थात 1 दिसंबर 1958, तो गलत हैं आप। जी हाँ, मैंने कहा आप गलत हैं। इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 1959 अर्थात 1959। 1 दिसंबर 1959 को क्या हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्न में से असत्य विकल्प का आपको चयन करना है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दूसरा, इसकी खोज रूस के मिखाइल पेट्रोविच लजारेव ने की थी। तीसरा, इसके 90% भाग पर औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ आच्छादित है। डी, इसका नाम यूनानी शब्द एंटार्कटिके से आया है जिसका अर्थ उत्तर का विपरीत है। अब आपको इसमें से क्या करना है, कोई एक असत्य कथन है। काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आसान है। अगर देखिए इसका जो सी विकल्प है ना वो गलत है, इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है इसके 90% भाग पर औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ है। नहीं, और 90% भाग पर नहीं, 98% भाग पर, अर्थात सिर्फ 2% भाग ही ऐसा है जहां पर ये जो बर्फ की मोटाई है कम है। अदरवाइज अगर एवरेज लिया जाए तो इसके 98% भाग पर क्या है, औसतन जो बर्फ की
मोटाई है 1.6 किलोमीटर है। तो इस तरह से सी जो विकल्प है गलत है, बाकी जितने सभी स्टेटमेंट लिखे हुए वह सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोजाम्बिक देश के संबंध में निम्न में से सही कूट का चयन करते हैं। पहला जो कथन है, इसके पूर्व में मेडागास्कर का विस्तार है। किसके? मोजाम्बिक के पूर्व में मेडागास्कर का विस्तार है। दूसरा कथन, इसकी खोज 1498 में वास्को दा गामा के द्वारा की गई थी। कथन तीसरा है, इसकी राजधानी मापुतो तथा राजभाषा पुर्तगाली है। चौथा विकल्प है, यह दक्षिण में जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा करता है। अब आपको क्या करना है? सही कूट का चयन करना है, सही कथन वाले कूट का चयन करना है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कथन सही हैं। तो अगर आप इसमें से कथन जो 4 है इसको देखिए तो इसमें लिखा है कि यह दक्षिण में जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा। जी नहीं, यह दक्षिण में जो है कि स्वाजीलैंड और जो है कि दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा करता है, लेकिन जिम्बाब्वे से नहीं करता। जिम्बाब्वे अगर देखेंगे तो इसके पश्चिम में है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा जो चौथा कथन ये गलत है। तो इसके बाद जितने विकल्प बचते हैं वो सही हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात ई इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, लद्दाख क्षेत्र में निम्न में से सबसे दक्षिण में स्थित भारतीय स्थान कौन सा है? अर्थात लद्दाख क्षेत्र चूंकि इस समय काफ़ी चर्चा में बना है, तो आपको यह बताना है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है इसमें से। तो पहला है गोगरा पोस्ट, बी है गलवान घाटी, सी है पैगोंग झील और चौथा है डेप्सांग पोस्ट। मैंने इसका आपको मैप भी दिखाया था, आई होप आपको याद भी होगा। तो अगर आपने सी आंसर चुना है पैगोंगसो लेक तो बिल्कुल सही है। जितने भी नाम है इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा है? पैगोंगसो झील लेक वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से संबंधित सही कथनों वाले कूट का हमको चयन करते हैं। ध्यान दीजिए, अंडमान निकोबार से संबंधित जो कथन दिए जा रहे हैं इसमें से सही कथन वाले कूट का आपको चयन करना। पहला कथन, यहाँ भारत की मानसूनी वर्षा सबसे पहले होती है। दूसरा कथन, यह मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से 4 निग्रो जनजातियाँ ओंगे, जारवा, सेंटिनल और सोमपेन निवास करती हैं। कथन तीसरा है, इसके 85% भाग पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और दलदली वनों का विस्तार। अब इसमें से सही जो है कि कथन के कूट का चयन करना है। तो कर लीजिए। पहला जो कथन है, यहाँ भारत की मानसूनी वर्षा सबसे पहले होती है, बिल्कुल सही है। मई के मंथ में ही यहाँ पर मानसून की जो है कि लहर आ जाती है और यहाँ पे पड़ती है, बिल्कुल सही। जो दूसरा कथन है ये थोड़ा सा क्या है? गलत है। इसमें क्या लिखा है कि जो सेंटिनल है और इसमें देखिए ओंगे, जारवा और जो सेंटिनल है और सोमपेन है, इनको क्या दिखाया गया है आपको? यह जो दिखा दिया गया है इसमें कहा गया है कि यह निग्रो जनजाति हैं, जबकि जो सोमपेन जनजाति है ना वह मंगोलायड है। ठीक है, वह क्या है? मंगोलायड है। ओंगे, जारवा और जो अन्य जनजातियां हैं वह तो निग्रो से हैं, लेकिन जो सोमपेन है वह क्या है? मंगोलायड है। मैंने इसको बताया था। तो इस तरह से जो कथन दूसरा है वह क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपके पास विकल्प बचेगा 1 और 3 का और आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, अंटार्कटिका क्षेत्र में चीन का सबसे पुराना स्थायी अनुसंधान केंद्र है। स्थायी अनुसंधान केंद्र है। अब आप इन चारों में से आपको क्या करना है? नाम का चयन कर लेना, कोई एक ऐसा है जो सबसे पुराना है। तो अगर आपको याद हो तो द ग्रेट वॉल जो 1985 में यहाँ बना था वही क्या है? पहला है। और बाकी सभी चीन के ही हैं, लेकिन सबसे नवीन इसमें खोजना था तो द ग्रेट वॉल। उसके बाद जितने भी हैं वो सब बाद में बने। 4 स्थायी हैं, 1 अस्थायी है, मैंने आपको ये बताया था। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना। पहला कथन, सुनामी रेडी IOC एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। ध्यान दीजिए, पहला कथन फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनामी रेडी IOC का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। कथन 2, इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 1960 में की गई थी। कथन 3, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कथन 4, सुनामी रेडी का टैग 11 संकेतकों के आधार पर बनाकर दिया जाता है। अब आपको सही कथन के कूट का क्या करना है? चयन करना है। तो आप देख लीजिए सभी कथन। आपने सभी कथनों को अगर देख लिया होगा तो आपको पता चला होगा इसके जो सभी कथन है वो सभी कथन क्या हैं? सही हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 अर्थात डी।
आई होप आप इन प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। अब आते हैं थोड़ा मुख्य परीक्षा के एक प्रश्न पर, और आपको आज के लिए जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है वो ये है, तेल रिसाव की समस्या को समझाते हुए इससे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए तथा समाधान बताइए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए तेल रिसाव की समस्या है क्या, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये बताइए कि तेल रिसाव की समस्या होती क्यों। फिर उसको कह रहा है अगला जो इसका की पॉइंट है कि प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। तो आप उन क्षेत्रों को देखिए जहां पर क्या होता है, पेट्रोलियम का आयात निर्यात जिस रूट पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर आपको मिल जाएगा कि तेल रिसाव की समस्या वाले जो क्षेत्र हैं। तो जो आप अधिक जो स्टेट हैं, जल संधियाँ हैं, जो कैनाल वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल का उत्खनन होता है, या फिर जहाँ पे जिस रूट पर सबसे ज़्यादा जो है कि आयात और निर्यात होता है, वहाँ पर आपको जो है कि तेल रिसाव की समस्या ज़्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद तेल रिसाव आपने बता दिया क्या है, उसके क्षेत्र आपने चिन्हित कर दिए, किन कारणों से होता है ये आप बता चुके हैं। उसके बाद बताइए कि आखिर ये समस्या कैसे है, अर्थात इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल व्यवहारिक आप दीजिए। फिर बताइए कि समाधान क्या। तो समाधान मैंने आपको बताया था, इसके जैविक भी हैं, इसके रासायनिक भी प्रभाव जो है कि कुछ समाधान है, कुछ ऐसे भी प्रयास हैं जिसके माध्यम से हम इनको सोखते के माध्यम अर्थात जो यांत्रिक जो मैकेनिज्म है वो भी है। तो जितनी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस किया गया था तेल रिसाव की समस्या के वीडियो में, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा और इसको लिखने का प्रयास करिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखें, क्योंकि है तो टॉपिक कॉमन, लेकिन किसी न किसी रूप में करंट अफेयर्स में क्या होता है, बना रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।